हेलो प्यारे साथियों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम जो ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ये एनसीईआरटी की सीरीज है। आज से जो हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इस एनसीईआरटी की सीरीज है। और इसमें हम आपके सामने छठवीं छठवीं क्लास 6th क्लास से लेकर 12th क्लास यानी 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। आज के लिए पहले दिन है, तो इसके लिए आज ये क्लास आपको कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन पर चल रही है, साथ ही यूट्यूब पर भी चल रही है लाइव, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि क्वालिटी में मतलब कैसी हम क्वालिटी देने जा रहे हैं। क्योंकि एनसीईआरटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भारत में एनसीईआरटी की कोई स्पेशल तो क्लास कोई कराता नहीं है। और एनसीईआरटी हर एग्जाम के लिए चाहे वो आईएएस पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट के एग्जाम हो, उन सब में एनसीईआरटी की निर्विवाद रूप से बहुत बड़ी भूमिका होती है। और डायरेक्ट बहुत एग्जाम तो ऐसे हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन सीधे के सीधे एनसीईआरटी से आ जाते हैं। अब दिक्कत यह है कि छठवीं क्लास से 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी बच्चा कैसे कंप्लीट करे। क्योंकि कम से कम एक एक किताब जो है, छठवीं से अगर मैं 12वीं तक की बात करूँ तो 7 क्लास है टोटल, मतलब 6 7 8 से लेकर ना ऐसे करके टोटल 7 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। अब बच्चे के साथ दिक्कत यह है कि बच्चा इसको कंप्लीट करे कैसे। पढ़ने बैठता है तो उसको समझ में नहीं आती किताब। ठीक है, किताब जबकि हिंदी में भी मौजूद है मार्केट में और इंग्लिश में भी मौजूद है, लेकिन जब बच्चा पढ़ने बैठता है तो उसको समझ में नहीं आता कि क्या करे। इसलिए हमने ये एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम एनसीईआरटी को छठवीं से लेकर 12वीं तक कंप्लीट करेंगे और इसमें हर सब्जेक्ट कंप्लीट किया जाएगा, हर सब्जेक्ट। सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो पॉलिटी के सेक्शन से कर रहे हैं। पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था के नाम से कर रहे हैं, ठीक है। और पॉलिटी की जो क्लास स्टार्ट हो रही है, पहले अभी 1 2 दिन पॉलिटी की अभी चलने देंगे ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि कैसे हम कराएंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके फिर हिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी भी करेंगे, इकोनॉमी भी करेंगे और साइंस भी करेंगे। और किसी भी एग्जाम के लिए ये 5 सब्जेक्ट जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, 5 सब्जेक्ट बेसिक पिलर होते हैं। कौन कौन से 5? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस। ये 5 सब्जेक्ट किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप आईएएस की बात करें, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज जिसे पीसीएस कुछ राज्यों में स्टेट सिविल सर्विसेज भी कहते हैं की बात करें, उनमें ये 5 टॉपिक बेसिक पिलर है। और अगर कोई भी आपको एग्जाम अगर क्लियर करना है, कोई भी एग्जाम आपको अगर क्लियर करना है, ठीक है, तो उसमें चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, ये 5 सब्जेक्ट बेसिक पिलर है। लेकिन मैं साथ में ये क्लियर कर दूं, अगर कोई बच्चा इन 5 में से अगर 4 भी अच्छे कर ले, मैं 4 की बात कर रहा हूं, अगर 4 भी अच्छे कर ले, मतलब सॉलिड कर ले, मतलब 4 का मतलब ये हुआ कि अगर ये 4 टॉपिक कोई भी जो आपको हो, मतलब हो सकता है आपको कोई एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं हो, पकड़ अच्छी नहीं हो, वैसे तो हम 5 को अच्छे से कराएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर सामान्यतः 5 में से अपने 4 सब्जेक्ट भी अच्छे से कवर कर लिए, तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम के निकलने की संभावना अन्य की तुलना में बढ़ जाती है। मतलब अन्य स्टूडेंट के मतलब निकलने की गुंजाइश कम होगी, आपकी ज्यादा होगी, क्योंकि आपने 5 में से 4 जो है वो कवर कर लिए है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैं बोला जो 5 में से 4 ऐसे कवर करना कि इनमें से जो आपने 4 कंप्लीट किए, उन 4 में से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत ना हो। ऐसा नहीं है कि आपने कंप्लीट भी कर लिया, आपने कंप्लीट भी कर लिया और कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन भी आ गया और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा और आप उसका आंसर देने के लिए कैपेबल या सक्षम नहीं है। तो आप कंप्लीट जो करें वो इस तरीके से करें कि अगर 20 में से, मान लो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर 20 क्वेश्चन आए, तो 20 में से 18 19 आपको आने चाहिए। 1 2 की तो बात चलती है, बात चलती है। किसी भी एग्जाम में 5 में से 4 पकड़ लो आप, अच्छे 5 पकड़ लो, सोने पे सुहागा, मैं कह रहा हूं। लेकिन अगर 5 में से 4 भी पकड़ लिए तो भी आपके सफल होने की गुंजाइश अन्य स्टूडेंट्स की तुलना में बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब आप कहेंगे सर आपने 5 में से 5 क्यों नहीं बोले? मैंने 5 में से 5 इसलिए नहीं बोले बेटा कि दिक्कत क्या है कि 5 सब्जेक्ट हैं। अब 5 देखना कौन कौन से हैं। पॉलिटी शॉर्ट में लिखता हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस। अब देखो है क्या, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आर्ट्स का बैकग्राउंड होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका साइंस का बैकग्राउंड होता है। तो जिनका साइंस का बैकग्राउंड होगा वो साइंस को अच्छे से पकड़ लेगा, लेकिन जिसका आर्ट्स का बैकग्राउंड है या कॉमर्स का बैकग्राउंड है, उसको साइंस को समझने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है इसको।
तो ऐसे में मैंने 5 में से 4 इसलिए बोले कि कहीं बाई चांस को अगर आपकी किसी एक सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी नहीं है तो आप उस सब्जेक्ट को चाहे तो सबसे बाद में कंप्लीट कर लें, पहले वो 4 कर लें जिस पर आपको इंटरेस्ट ज्यादा है और आपको बहुत ज्यादा उसमें रुचि है। इसीलिए मैंने कहा 5 में से 4। अब आप एक एग्जांपल लेते हैं, हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक आईएएस का ही एग्जाम उठाए हम, या एसएससी का उठा लो, या कोई भी उठा लो, पीसीएस का। मान लेते हैं प्री में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100। तो निश्चित रूप से ऑन एन एवरेज 15 से 20 जो आएंगे वो इससे आएंगे। ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं, 15 से 20 जो आएंगे वो इससे आएंगे, 15 से 20 लगवा इससे होंगे, 15 से 20 इससे होंगे, और इससे 10 मान लेते हैं, ठीक है। और थोड़े बहुत मिसलेनियस में हो सकते हैं, अन्य में। मैं कह रहा हूं अगर 5 में से आपने 4 पकड़ लिए, 4, तो निश्चित रूप से 70 से 80 क्वेश्चन आपके पकड़ में आ गए। और अगर 70 से 80 में से अगर आपने 45 भी सही कर दिए तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। 45 भी कर दिया तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने कहा कि 5 में से 4 भी कर लोगे तो भी बहुत है, 5 में से 5 कर लिए, बहुत बढ़िया बात है। यहां तक तो शुरुआत की थी मैंने बेसिक से, ठीक है। अब बात आती है हम एनसीईआरटी को शुरू कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम एनसीईआरटी को ऐसे करेंगे कि पहले एक क्लास शुरू की जाएगी। मान लो अब 6वीं क्लास से शुरू करेंगे, पहले 6th क्लास से। पहले 6th कंप्लीट करेंगे, फिर 7th, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th, फिर 11th, फिर 12th, ठीक है। और पहले एक क्लास जो शुरू करेंगे, पहले उस एक क्लास की एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। पहले उस पहली क्लास का सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा पूरा, जितने भी दिन लगते हैं, 2 लगे, 10 लगे, 15 लगे, महीना लगे, कोई भी लगे, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आपको? ठीक है। और उसको हम समझा भी देंगे, आपको समझाने के बाद आपके नोट्स भी प्रिपेयर करा देंगे, बिल्कुल डायग्राम के साथ कराएंगे, जिससे आपको कहीं समस्या ना हो। डायग्राम बनवाऊंगा बाकायदा, उसके हर चीज के डायग्राम आपको भी दिखाऊंगा, देखना आप कैसे बनाए जाते हैं। और उन्हीं डायग्रामों को बना के आप पढ़ना। पक्का बता रहा हूं, एनसीईआरटी की किताब खोलने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करूंगा यहां पर। बात समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अब देखते हैं, हम आज शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी की 6वीं क्लास, ठीक है। अब 6वीं क्लास का पहले अपन सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है? पहले अपन 6th क्लास का सिलेबस देख लेते हैं। अरे अचल भाई, ये कैसे आएगा यार? ये वो कहां से अपलोड होगा? अरे वो ही हाँ, ये वो नहीं, वो वाला पहला वाला फाइल यही है ना? हाँ, अरे चलिए, चलो आ जाए। अब अपन देखते हैं पहले इसका सिलेबस, ठीक है। और हाँ, एक बात और मैंने आपको ये नहीं बताया, जो बच्चे यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो या एप्लीकेशन में जितने भी देख रहे हैं वो देख रहे होंगे, ये एनसीईआरटी का 6वीं से 12वीं तक का जो टॉपिक है वो 100 रुपए में है। वैसे इसकी फीस 150 हो गई थी, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा सर प्लीज आज के लिए 100 कर दो, तो आज के लिए अभी इसकी 100 रुपए ही है। जिसको ज्वाइन करना हो कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं है किसी को, करनी है नहीं करनी है, आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, ठीक है। आ जाए। अब एनसीईआरटी का पहली क्लास का सिलेबस है, मतलब 6वीं क्लास का सिलेबस है आपके सामने। देखिए क्या है, सुनिएगा। पहला इकाई 1, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। इकाई 1, यूनिट 1। यूनिट 1 का नाम है इसमें डाइवर्सिटी, विविधता। इसमें 2 चैप्टर हैं, विविधता की समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, दूसरा है विविधता एवं भेदभाव, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। यह है पहली क्लास का, 6वीं क्लास का पहला यूनिट, जिसमें 2 चैप्टर हैं। फिर आगे आ जाते हैं। आगे अगला है यूनिट नंबर 2, ठीक है। यूनिट नंबर 2 का नाम है गवर्नमेंट, सरकार। यूनिट नंबर 2 का नाम है गवर्नमेंट, सरकार। अब उसमें पहला चैप्टर है सरकार क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या होती है, ठीक है। दूसरा चैप्टर है लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तंत्र, मेन मैकेनिज्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लोकतांत्रिक सरकारें जो है, जैसे वर्तमान में सरकार है, भारत सरकार जो है, उसके प्रमुख अवयव क्या है, कंपोनेंट क्या क्या है, ठीक है। अगला, फिर इसके बाद अगली यूनिट आती है, अगली यूनिट है अगली ये तीसरी, इकाई 3, स्थानीय सरकारें और प्रशासन, लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें है 2 चैप्टर। पहला चैप्टर है पंचायती राज, जो गांव में पंचायतें होती हैं उस पंचायती राज के बारे में इसमें समझाया गया है। और दूसरा चैप्टर है गांव का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज,
मतलब कोई भी जो गांव होता है वो चलता कैसे है, कोई गांव जो होता है उसे कैसे चलाया जाता है। ठीक है। तीसरा जो है वो नगर प्रशासन, मतलब म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। जो शहर होते हैं जहां पर नगर पालिकाएं होती हैं, नगर पालिका परिषद होती हैं या नगर पंचायतें होती हैं, वो क्या होती हैं। मैं अभी पहले सिलेबस समझा रहा हूं, बस अभी समझाना शुरू करूंगा चैप्टर। ठीक है। अब आगे आ जाए, फिर उसके बाद आती है इकाई दूसरी, अगली इकाई जो है, अगली इकाई वो है यूनिट 4। यूनिट 4 नाम है उसका लाइवलीहुड, आजीविका। अब आजीविका में 2 चैप्टर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका, कि गांव के क्षेत्र में लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए क्या करते हैं, जैसे भैंसों का दूध बेचते हैं, पंचर की दुकानें भी होती हैं, छोटी मोटी रेडी भी लगती हैं। ठीक है, ये सब कैसे मैनेज करेंगे लोग। और दूसरा चैप्टर है शहरी क्षेत्र में आजीविका, शहरी क्षेत्र में लोगों के पास कमाने के साधन क्या है। ठीक है, ये है यूनिट 4। अब इतनी यूनिट है, इसके अंदर जो यूनिट दी गई है वो इतनी यूनिट है। अब बताइए, इतने में आपको कोई कंफ्यूजन है? पहले यहां तक बताओ, इतने में आपको कोई कंफ्यूजन है? यहां तक बताइए, पहले यहां तक बताइए। 6वीं क्लास में सिर्फ इतना ही है, 6वीं क्लास में यही टोटल 9 चैप्टर हैं और यूनिट जो है वो 4 है। बोलो, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? कुछ बच्चे कह रहे हैं ज्योग्राफी का एनसीईआरटी भी करवाइए। भैया, ज्योग्राफी भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, इकोनॉमी भी होगी, साइंस भी होगी। आप वेट तो करो, पेशेंस तो रखो, धीरे धीरे। अभी तो हम शुरू ही नहीं हुए, अभी हमें शुरू तो होने दो। हम जब शुरू होंगे तब फिर देखना आप। ठीक है, आप चिंता ना करें, आप परेशान ना हो, आराम से आप पढ़ें। ठीक है, यहां तक चले आगे। अब आप पूछोगे कि सर आप कराओगे कैसे? तो मैं पहले अपना तरीका बताता हूं। जैसे ये आपके सामने कुछ चैप्टर थे, अब मैं कैसे पढ़ाऊंगा वो बता रहा हूं आपको। ठीक, अरे अचल भाई, ये कहां से आ गया फिर यार ये? हाँ, ये अपलोड कैसे होगा? इसमें जाना है, डाउनलोड। अब देखो, अब बच्चों को एक चीज समझा, कुछ सबसे पहले उठाता हूं, कौन सा चैप्टर उठाऊं। देखिए, इसमें हम ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे एक एग्जांपल है, ये है एक डायग्राम, दिखाना है। देखिए, ये है एक डायग्राम। अब क्या है, एनसीईआरटी में तो सरकार ने, मतलब सरकार की तरफ से है तो लिखा गया है उसमें। अब समझाने के लिए तो बच्चों की तरह समझाया गया है, लेकिन उसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अब पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए तो बच्चों को बहुत समय चाहिए, जबकि एनसीईआरटी को कवर करना हो, अब आराम से एक क्लास हम 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 5 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन, 20 दिन में कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अब देखो, मैं इसमें समझाने की कोशिश करूंगा, वो कैसे करूंगा। जैसे उदाहरण के लिए पहला चैप्टर में आपके सामने मैंने नाम बताए थे असमानता और विविधता। तो यहां पर 2 बातें हैं, जैसे असमानता और विविधता में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इनइक्वालिटी एंड डायवर्सिटी। डिफरेंस बिटवीन इनइक्वालिटी एंड डायवर्सिटी, यहां पर यह बताया गया है कि जो असमानता होती है वो, और विविधता में क्या अंतर होता है। असमानता और विविधता में क्या अंतर होता है। असमानता को बोलते हैं इनइक्वालिटी और विविधता को बोलते हैं डायवर्सिटी। ठीक है, अब अंतर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखना, एक तरफ दे रखी है असमानता इनइक्वालिटी और एक तरफ देख रखी है डायवर्सिटी विविधता। विविधता क्या है? विविधता में आते हैं, जैसे भारत में बहुत सारे धर्म हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई पारसी है, कोई बहाई है। यह विविधता है, भारत में विविध प्रकार के धर्म हैं। ठीक है, ऐसे ही भारत में बहुत सारे क्षेत्र हैं, यह विविधता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्षेत्र में अगर देखा जाए, बहुत सारे राज्य भी हैं, कुछ एरिया पठारी क्षेत्र हैं, कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, कुछ नदीय क्षेत्र हैं। ठीक है ना, मतलब ज्योग्राफिकल टाइपिकल से भी एरिया बटे हुए हैं, अलग अलग विविध हैं, विविध प्रकार के, ऊपर नीचे है, ऐसे करके। ऐसे ही बहुत सारी विविधता में खान पान भी है। साउथ इंडिया के लोग चावल ज्यादा खाते हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में लोग रोटी भी, मतलब आटे से बनी रोटियां भी खाते हैं। कुछ लोग मांसाहार का सेवन करते हैं। गुजरात की तरफ चले जाओगे तो थोड़ा बहुत खाने में मीठे का भी प्रयोग होता है, नहीं आया समझ में। ठीक है, बिहार में जाओगे तो लोग लिट्टी चोखा या कुछ इस तरीके का लोग पसंद करते हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मतलब जो करते हैं, मैं तो भैया जो मिल जाता है सो खा लेता हूं। ठीक है ना। ऐसे ही भारत में भाषाएं अलग अलग हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 1650 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। कोई हिंदी बोल रहा है, कोई मलयालम, कोई तमिल, कोई तेलुगु, कोई कन्नड़, कोई उड़िया, कोई बंगाली, कोई पंजाबी, कोई हरियाणवी, कोई भोजपुरी।
ठीक है, भारत के संविधान में तक अनेक अनेक भाषाएं हैं। बात समझ में आ रही है ना आपको? यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट है? चले आगे। विविधता है ये। और ऐसे ही अब दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा कि असमानता क्या है। असमानता, ये एक बात ध्यान रखिएगा, असमानता क्या है? जो विविधता होती है, विविधता ये अलग दिख रही है, लेकिन असमानता इंसानों ने खुद क्रिएट कर ली है, खुद। अब हम करते हैं कैसे, देखिए एक चीज है, जैसे असमानता, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं। ये बात समझ में आ गई नहीं आई? जैसे एक एग्जांपल अब छोटा सा देता हूं। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले मुकेश अंबानी की बेटी की वेडिंग सेरेमनी थी, कुछ था, मतलब मैं तो सुना ही है, मैंने देखा नहीं ज्यादा। तो सुनने में आया कि उसमें उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जबकि बहुत सस्ते में शादी निपटा दी उन्होंने। इतने अमीर होने के बावजूद भी उन्होंने मात्र 1,000 करोड़ खर्च किए। अब आप कहोगे ये सस्ती शादी है? नहीं नहीं नहीं, आप दोनों एंगल से देखो। एक तरफ एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास का बंदा अपनी पूरी की पूरी जिंदगी लगा देता है एक शादी करने के लिए। ये बात सही है ना? बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो 25-25, 30-30 साल कमा पाते हैं, तब जाके कहीं बेटी की शादी या बेटे की शादी हो पाती है। मुकेश अंबानी का अगर हम देखा जाए तो उन्होंने एक दिन की कमाई भी नहीं लगाई। उनके पास एक अनुमान के अनुसार बता रहा हूं, एक अनुमान 9.5 लाख करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है, मतलब संपत्ति है, मालिक है इतने की 9 लाख करोड़। 9 लाख करोड़ में से उन्होंने 1,000 करोड़ लगाए हैं। अब आप सोच के देखो, यानी कि अगर देखा जाए तो 9 लाख करोड़ जिस व्यक्ति के पास हो, उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। अब मैंने अगर कहूं तो ये तो मुकेश अंबानी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सस्ती शादी है ना, लेकिन अगर एक आम आदमी से कहोगे कि 1,000 करोड़, तो गरीब आदमी क्या सोचेगा साहब? बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर हो गया? इसीलिए मैंने कहा यहां पर कुछ गरीब है और अमीर है, ये असमानता है। ऐसे ही लैक ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का अभाव है। कुछ लोगों के पास संसाधन ज्यादा है और कुछ लोगों के पास संसाधन बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेस बहुत ज्यादा हैं, अगर देखा जाए तो उनके पास साधन। एक मिनट पानी पी लो। एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा लेते हैं, ठीक है, अपने बच्चों के लिए 5-5 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए स्कूल की फीस दे देते हैं। सही बात है। उनके बच्चे चूंकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ लेते हैं क्योंकि माँ बाप की आय का स्रोत अच्छा है, इसीलिए बच्चा कंपटीशन की भी तैयारी कर लेता है। उनके बच्चा आईआईटी कर लेगा, एमबीए कर लेगा, एमबीबीएस कर लेगा। और ऐसे में उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करी है, माँ बाप के पास संसाधन अच्छे हैं, तो माँ बाप बच्चे की आराम से नौकरी लगवाने के लिए प्रयास करेंगे। मतलब बच्चा पढ़ेगा तो नौकरी लगेगी। और अगर बाई चांस को भगवान न करे ऐसा होगा कि उनका बच्चा अगर कुछ नहीं बन पाएगा, तो माँ बाप के पास इतने संसाधन। अभी आप लोग कुछ लिखना नहीं, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं लिखना है क्या, अभी आप कुछ मत लिखो। लिखने वाला जो टॉपिक आएगा वो अगली क्लास से आएगा, मतलब मंडे से जो होगी। अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आप सबको, जिससे आपको पता चल जाए कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, अभी आप लिखो मत, अभी कॉपी बंद कर दो, अभी आप सुनो सिर्फ बस, है ना। मैं लिखवाऊंगा, अभी सब कुछ करवाऊंगा, बट अभी आप लिखो मत, अभी आराम से आप कथा सुनो। तो कथा मतलब ये सुनो आप, है ना। तो देखो, माँ बाप के पास संसाधन है, माँ बाप के पास पैसे, तो बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ा लेते हैं, बच्चे को कंपटीशन की तैयारी करा लेते हैं। अच्छे किसी आईआईटी, इसको खड़गपुर आईआईटी रुड़की से उसको आईआईटी करवा देंगे, एमबीए करवा देंगे, एमबीबीएस करवा देंगे, एमसीए करवा देंगे, बीबीए करवा देंगे, एमबीए करा देंगे, बहुत सारी डिग्रियां दिलवा देंगे। बच्चे की अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज पे। आईएएस बन गया तो और भी बढ़िया बात है? लेकिन एक गरीब आदमी, एक तरफ भारत में गरीब वर्ग भी है, एक तरफ गरीब आदमी जिसके पास संसाधन नहीं है, वो अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि भैया उसकी तो 10,000 रुपए की तो महीने की इनकम है, 5,000 रुपए तो महीने में कमाता है। तो बच्चे को डीपीएस में कैसे पढ़ाएगा साहब? वो नहीं पढ़ा सकता ना साहब। तो ऐसे में बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, और सरकारी स्कूल में पहले से तो क्वालिटी अब अच्छी मिल रही है, मान रहा हूं, लेकिन फिर भी बच्चे के पास अच्छी एजुकेशन नहीं है। अब जब अच्छी एजुकेशन नहीं है तो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा नहीं है, तो बच्चे की नौकरी नहीं लग सकती साहब, कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकता साहब। अब कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकता तो साहब भविष्य में उसको अच्छी नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो इससे क्या हो रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है और अमीर अमीर होता चला जा रहा है साहब। गरीब का बच्चा तो अगर साहब पढ़ लिख भी नहीं पाया तो माँ बाप उसको बिजनेस भी नहीं करा सकते साहब, क्योंकि बिजनेस कराने के लिए भी साहब 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 लाख रुपए चाहिए होते हैं साहब। लेकिन अमीर का बच्चा तो साहब, अगर बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के, बढ़िया डिग्री कॉलेज में पढ़ के अच्छा कोई नौकरी पा लेगा, अच्छी बात है, नहीं तो माँ बाप बाटा की एजेंसी दिलवा देंगे, वुडलैंड का शोरूम खुलवा देंगे, कोई खुद का व्यापार करवा देंगे, चलिए 50 लाख रुपए लगा के बच्चे के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिस गरीब के पास रिसोर्स नहीं है साहब, वो क्या करेगा? तो इसीलिए मैंने कहा कि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है,
कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज अनाप शनाप है साहब। एक अनुमान कहता है साहब, क्या एक अनुमान कहता है, एक पेन चेंज कर लूं, एक अनुमान कहता है कि भारत में 5% लोग ऐसे हैं, 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास इंडिया की 95% संपत्ति है, 95% कमाई अकेलों की है, 5% की है। और साहब 95% लोग ऐसे हैं साहब, लोग ऐसे हैं जिनके पास 5% संपत्ति है साहब, मतलब 5% अर्निंग है उनकी। इतने बड़े संसाधनों का फर्क है साहब। बताइए, यहां तक कोई डाउट है? बोलो, इतने में कोई डाउट है? यस और नो? इतने में कोई डाउट है? बताइए, कोई डाउट है सब? समझ में आ रहा है सब आपको या नहीं आ रहा, ये बताओ पहले। बच्चा लोगों समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा? बच्चा लोगों आप लोगों को समझ में आ रहा है? जितने बच्चे YouTube पे देख रहे हो, मैं YouTube वाले बच्चों के बेचारे कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि मैं अभी सिर्फ जो एप्लीकेशन है उस पर लाइव हूं, तो ये एप्लीकेशन के तो कमेंट दिखाई दे रहे हैं, YouTube वाले कमेंट नहीं देख पा रहा हूं। बट आप निश्चिंत रहे, आपको समझ में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, और जब मैं पढ़ाता हूं तो दिल से पढ़ाता हूं, इसलिए वहां कोई पंगा नहीं होता, समझ में ना आने की चांस नहीं होते। बट आप बताइए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये और नो? नो डाउट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे ही आगे आ जाओ। इसको हटाते कैसे यार? वो भूल जाता हूँ कभी कभी यार, ये कभी ऐसा है ना, 2-3 स्टूडियो, तो आज इस वाले स्टूडियो से ले रहा हूँ, उसमें दूसरी कंपनी का बोर्ड है, किसी में दूसरा होता है तो समझ में थोड़ा अजीब गरीब हो जाती है कहानी। आ जाओ आ जाओ। अब देखो, अगली असमानता क्या है? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लोगों के पास अवसर नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है साहब। बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अवसर ही नहीं है। मैं आपको एक अनुमान देता हूं, छोटा सा। फॉर एग्जाम्पल, आईएएस का फॉर्म निकलता है, अभी निकला था, अभी फॉर्म की भरने की लास्ट डेट भी चली गई 2-3 दिन पहले, है ना। आईएएस का फॉर्म सामान्यतः एक अंदाज ले लेते हैं कि 10 लाख लोग भरते हैं। आप जानते हो, आईएएस का फॉर्म 10 लाख लोग इसलिए भरते हैं क्योंकि ये 10 लाख वही है जो आईएएस के बारे में जानते हैं। भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग तो ऐसा है जिसको यही नहीं पता कि आईएएस होता क्या है। इंडिया के गांव देहातों में चले जाओ, इतना टैलेंट है लोगों में, लेकिन उनको यही नहीं पता कि आईएएस का वैकेंसी कब निकलती है साहब। उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अवसर है नहीं। एक अनुमान कहता है, एक आइडिया बताता है भारत का, कि एक अंदाज दे रहा हूं आपको, भारत की 2% महिलाएं ऐसी हैं, महिलाएं इंडिया की 2% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने आज तक अस्पताल नहीं देखा। 2% महिलाएं इंडिया में ऐसी हैं जिन्होंने आज तक अस्पताल, हॉस्पिटल के दर्शन नहीं किए। आप सोच सकते हो कभी, क्या बोला मैंने? इंडिया में 100% महिलाएं हैं सॉरी, जिनमें से 2% महिलाओं ने आज तक अस्पताल नहीं देखा। सोचो, वो महिलाएं जिनको महीने में एक बार एक प्राकृतिक समस्या होती है, निश्चित रूप से, जिसे मेंस्ट्रुएशन या शायद हिंदी में पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, आप देख लेना, है ना। उन महिलाओं ने आज तक कभी अस्पताल नहीं देखा। सोचो कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी कितनी कम है। बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी बहुत है और बहुत सारे लोगों के पास अवसर नहीं है। यह असमानता है। ऐसे ही असमानता, कास्ट सिस्टम, जातिवादी व्यवस्था या जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम। भारत में बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी जातियां हैं। हर एक धर्म में चले जाओ, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मतलब इस्लाम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे कोई भी हो, हर एक धर्म में अपने अपने हैं। मुस्लिमों में भी जाओ तो सिया सुन्नी, और सिया सुन्नी में भी जाओगे तो सिया सुन्नी में भी बहुत सारे पार्ट है। हिंदुओं में जाओगे तो पंडित ठाकुर ये सब, और उनमें जाओगे तो उनमें भी अंदर अंदर पूरा बरगद का पेड़ खड़ा हो जाता है यहां पर। मतलब जातियों को अगर खोला जाए तो शायद एक आम इंसान खोल नहीं सकता। हर एक जाति में चले जाना, हर एक के अंदर अपने अपने कंपोनेंट हैं, अपने अपने कंपोनेंट हैं। मतलब एक डाली में से एक छोटी सी डाली निकल रही है। इतनी ज्यादा देखा जाए तो भारत में जातियां हैं। एक शब्द आपने सुना होगा आरक्षण, एक शब्द आपने सुना होगा आरक्षण, रिजर्वेशन। मैं रिजर्वेशन पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं। इंडिया में बहुत सारे लोग कहते हैं रिजर्वेशन खत्म कर दो। मैं ये नहीं कहता खत्म करो या मत खत्म करो, मैं बस एक ही चीज बोलता हूं, रिजर्वेशन को जिस दिन खत्म करना है, रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। बस एक काम कर दो, जाति व्यवस्था खत्म कर दो।
भारत से कास्ट सिस्टम खत्म कर दो। जब कास्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा तो रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली, जरूरत ही नहीं पड़ेगी रिजर्वेशन की। क्यों? क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन की जरूरत तब पड़ी जब जातिगत व्यवस्था के साथ किसी के साथ टॉर्चर हुआ, भेदभाव हुआ, भेदभाव हुआ। आप एक मूवी देखना, अगर आपको आपने देखी है अच्छी बात है, नहीं देखी है तो मैं एक नाम दे देता हूं, शायद नाम है शायद जय भीम करके, एक साउथ इंडिया की मूवी है, मूवी का नाम है जय भीम, शायद यही नाम है, आप में से बहुतों को पता होगी। साउथ इंडिया की मूवी है, हिंदी में भी आ गई है वो। इस मूवी को देखना, आपको पता चलेगा जाति व्यवस्था क्या है। ये मूवी बहुत बेहतरीन है, मतलब मुझे तो बहुत बेहतर लगी। जातिगत व्यवस्था क्या है इसको देखना, आपको समझ में आ जाएगा। पर्टिकुलर कुछ जातियों के साथ में छुआछूत भी हुई है भारत में। आजादी से पहले तो बहुत थी, आजादी के बाद संविधान में छुआछूत या अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया, पूरी तरह बंद कर दिया गया। तो अगर ये जातिगत व्यवस्था किसी के साथ है तो आप जातियां खत्म कर दो, जाति व्यवस्था खत्म कर दो। जब जातिगत व्यवस्था खत्म कर दोगे तो कोई ऊपर नहीं होगा, कोई नीचा नहीं होगा, कोई ऊंची जाति नहीं होगी, कोई नीची जाति नहीं होगी, सारे के लोग क्या हो जाएंगे भारत में बराबर। तो प्रकृति ने तो हम सबको बराबर बनाया है। अरे भगवान ने जब हमको बनाया तो हम सबको इक्वली तो बनाया है ना। जातिगत व्यवस्था तो हमने क्रिएट की और इसी जातिगत व्यवस्था के साथ जो है भेदभाव हो रहा है। अब अगर जातिगत व्यवस्था खत्म हो गई तो निश्चित रूप से आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई मेरे। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया असमानता क्या होती है और विविधता क्या होती है, बताइए। इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? मैं अभी ध्यान रखना, मैंने कोई चैप्टर शुरू नहीं किया है अभी, तो सिर्फ मैं आपको वैसे इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बस, ताकि आपको समझ में आ जाए कुछ। आ जाए। अब इसी छठवीं क्लास और हाँ, इस इंट्रोडक्शन के देने से आपको एक बेनिफिट मिलेगा सबसे अच्छा, पता है क्या? आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी कितनी सिंपल होती है। बस उसको पढ़ना आना चाहिए, सिंपल होती है। ठीक है? ठीक है ना? अब देखना, अब इसी छठवीं क्लास में एक बेसिक आधार है, डिफरेंस ऑफ पीपल, लोगों की विभिन्नता। मतलब लोगों में क्या क्या अंतर है, मतलब हम लोग, मैं, आप, आपके मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, सबके, है ना? हम लोगों में क्या क्या अंतर होते हैं, हम लोगों का अलग अलग तरीका क्या होता है। ठीक है? ये छठवीं क्लास के पहले चैप्टर में बताया गया है। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे बताया है, एक एग्जाम में देखते हैं हर व्यक्ति कितने चारों तरफ से अलग होता है। जैसे खान पान, खान पान मतलब फूड एंड ड्रिंक, ड्रिंक मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हो, वो मत सोचना। ठीक है? ड्रिंक का मतलब पीना। खान पान लोगों का अलग अलग है। जैसे कुछ लोग इसमें शायद हो सकता है बिहार से हो, तो वो ज्यादातर लिट्टी चोखा भी खाते हैं, और चावल भी खाए जाते हैं, जिसको शायद कुछ हिस्सों में भात भी कहते हैं, पता नहीं शायद कहते हैं, मैंने सुना है शायद, बट श्योर नहीं हूं, है ना? कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर रोटी सब्जी दाल चावल ज्यादा दाल रोटी सब्जी दाल खाते हैं। ठीक है? कभी तुम पंजाब की तरफ या हरियाणा की तरफ जाओ तो वहां का बिल्कुल शुद्ध ही खाना होता है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल बेहतरीन। मैं तो कभी पंजाब हरियाणा की तरफ जब भी जाता हूं तो वहां के रेस्टोरेंट में जब खाना खाते हैं तो वास्तव में शुद्धता में लगती है। वो देखा होगा आप लोगों ने, पंजाब की तरफ या हरियाणा की तरफ कभी जाओगे, आप लोग जो पंजाब हरियाणा की तरफ से होंगे वो तो समझ रहे होंगे मेरी बात को। वहां पर क्या होता है, सब्जी को सॉरी रोटी को वो चिपड़ते नहीं है, मतलब घी लगा के नहीं चिपड़ते। वो क्या करते हैं, एक लौनी सी आती है, व्हाइट कलर का मक्खन होता है। ठीक है ना? व्हाइट कलर का मक्खन होता है, वो व्हाइट कलर का मक्खन वैसे ही रख के खाते हैं। अब अगर देखा जाए तो भारत के बहुत सारे राज्यों में ये नहीं है। सेम अगर देखें तो साउथ इंडिया में जाओ तो लोग इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, एक वो होता है बड़ा होता है क्या पता नहीं मुझे यार, वो है ना, ऐसे ही उत्पम खाते हैं। साउथ और गुजरात की तरफ अगर जाओगे तो वहां का अलग ही खाना है। मैं एक बार गुजरात में गया था, अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में मैं वैसे ही गया था मित्र के साथ 2-3 दिन के लिए। तो मैं वहां पर जब खाना खाने गया तो खाने में ना सब्जियों में और दो दाल थी, उनमें थोड़ा मीठा बनता। मैंने कहा यार ये क्या तरीका है, इसमें चीनी डाल दी गलती से क्या। तब मुझे मेरे मित्र ने बताया कि इस गुजरात की तरफ होता क्या है, लोग थोड़ा खाने में मीठापन पसंद करते हैं। या जो राजस्थान की तरफ से होंगे वो समझ रहे होंगे, राजस्थान के लोग जो खाना खाते हैं, खाने के साथ में देखो अचार होता है उनके साथ में, और एक साथ में पापड़ जरूर होगा, वो जरूर। राजस्थान में कभी भी खाना खाने जाना, राजस्थानी फूड में पापड़ जरूर देते हैं वो। एक खान पान हर तरीके का अलग अलग है। ठीक है ना? ऐसी रहन सहन, हर इंसान का अपना अपना रहन सहन है, हर इंसान का अपना अपना रहन सहन है। आप भी देखते होंगे, कुछ लोग देखते होंगे साउथ इंडिया के होंगे, वो लुंगी पहनते हैं, लुंगी। साउथ इंडिया के लोग तो भी पैंट नहीं पहने मिलेंगे तुमको, मैंने अधिकांश बोल रहा हूं, पैंट पहने नहीं मिलेंगे, शर्ट पहन लेते हैं, ऊपर से कुर्ता पहन लेते हैं जो भी है, और उसके बाद नीचे लुंगी होती है, लुंगी।
लुंगी होते हैं, उसी लुंगी को पहने रहते हैं वो, मतलब चाहे वो ऑफिशियल काम भी आए तो भी वो लुंगी में ही करते हैं। मैं वैसे ही एक मजाक मजाक में एक बार गया था एक मित्र से, तो मैं चेन्नई में था, तो वहां पर एक ढाबे पे खाना खा रहा था, बहुत साल हो गए, 10-12 साल हो गए। चेन्नई में ढाबे पे खाना खा रहा था, तो वैसे एक लड़का था वहां पे, लड़का। तो उस लड़के से मैंने रोटी वोटी मंगाई, मतलब उसकी उम्र होगी करीब करीब 18-19-20 साल के आसपास। मजाकिया किस्म का था, थोड़ा था यहीं यूपी बिहार की तरफ का। तो उसे हिंदी आती थी, हिंदी आती थी। तो मैंने उससे वैसे हिंदी में पूछा कि ये कौन सा शहर है, तो उसने बताया चेन्नई। बड़ा चालाक सा लड़का था। तो फिर मैंने उससे पूछा कि भाई ये बता कि ये चेन्नई को चेन्नई क्यों कहते हैं, पहले मद्रास कहते थे, पहले मद्रास था ना चेन्नई का नाम, अब चेन्नई हो गया। तो बड़ा टैलेंटेड टाइप का लगा मुझे तो भाई। तो उसको कहा कि मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा तू यार यहाँ पे चेन्नई में काम करता, तुझे नहीं मालूम कि चेन्नई को चेन्नई क्यों कहते हैं? फिर थोड़ी देर में गया, वो उसका मालिक था, मालिक लुंगी पहने था, लुंगी। तो मालिक को देखने के बाद में देखा, उसके मालिक से लौट के आया और फिर मुझसे आके बता, मैं बताऊं आपको चेन्नई क्यों कहते हैं? वो लड़का मुझसे बोला, मैं बताऊं चेन्नई क्यों कहते हैं? मैंने कहा हाँ, क्योंकि यहाँ के लोग लुंगी पहनते हैं, लुंगी, और उस लुंगी में चैन नहीं होती, चैन नहीं होती, तो इसीलिए उसको कहते हैं चेन्नई। मैंने कहा वाह यार। तो साउथ इंडिया में कभी भी जाना, रहने का स्टाइल अलग ही होगा अपना। बिहार की तरफ जाना तो बिहार और यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ देखा होगा, लोग गमछा लगाए रहते हैं यहाँ पर, या तो गमछा कंधे पर डाले रहते हैं या कंधे में ओढ़े रहते हैं, या वो ऊपर सिर में बांधे होते हैं। तो हर तरीके का रहन सहन आपको मिलेगा। एक बच्चा है सज्जाद आलम, वो कह रहा है मैं तो ड्यूटी भी लुंगी में चला जाता हूं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूं आपकी बात को। ठीक है। अब ऐसे ही देखा जाए तो हर बंदे का धर्म अलग है, और धर्म के हिसाब से सिस्टम भी बदल गया है, धर्म के हिसाब से अलग अलग टाइप का बन गया है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। भारत में बहुत सारे धर्म है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी, पारसी भी है। इस्लाम धर्म में नॉनवेज को प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब इस्लाम धर्म के जो लोग होते हैं वो मांसाहार का सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं। अब देखना, धर्म धर्म जो देखना देखो, धर्म जो है वो खान पान से कैसे कनेक्ट है। धर्म जो है, तू हट ऊपर, धर्म जो है वो खान पान से कैसे कनेक्ट है, जरा गौर करो, गौर करना। आप देखो, एक एग्जांपल देता हूं। जो इस्लाम धर्म का उदय हुआ, उदय वो सऊदी अरब में हुआ, सऊदी अरब में, सऊदी अरब में इस्लाम का उदय हुआ। और सऊदी अरब में पेड़ नहीं है, बिल्कुल भी रेगिस्तानी रेगिस्तान है, पेड़ ही नहीं है। जब पेड़ नहीं है तो हरियाली भी नहीं है। दूसरा, सऊदी अरब में नदियां ही नहीं है, एक भी नदी नहीं है। तो नदियां नहीं है तो पानी भी नहीं है, हरियाली भी नहीं है, तो खेती होगी नहीं, तो सब्जियां होंगी नहीं। जब सब्जियां होंगी नहीं तो ऐसे में इंसान वेजिटेरियन कहां से खाएगा? इसीलिए वहां पर कल्चर क्या चला, वहां पर कल्चर क्या चला, क्या कल्चर हुआ शुरू? वहां पर मांसाहार का सेवन हुआ, और यही जो इस्लाम था वो धीरे धीरे विश्व में फैला। इसीलिए इस्लाम में मांसाहार को प्रायोरिटी दी गई है। अब दूसरा कनेक्शन देखो, इस्लाम में, यानी इस्लाम में जो शराब होती है, जो नहीं पीनी चाहिए इंसान को, शराब जो होती है उसको अवैध माना गया है, इलीगल माना गया है। इस्लाम में कुरान कहता है, कुरान कहता है कि इस्लाम में दारू नहीं पी सकते, मतलब नहीं पीते, वो एक अलग बात है, कुछ लोग आज नहीं मानते, नहीं पीते हैं, सही है। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि इस्लाम का उदय जो हुआ वो सऊदी अरब में हुआ। सऊदी अरब में, सऊदी अरब में गर्मी पड़ती है, ठंड होती नहीं है। अब अगर वहां पे दारू पियेंगे तो गर्मी और होगी ना, मतलब ऑलरेडी गर्म है स्थान, अब दारू पी लोगे तो और ज्यादा गर्मी आएगी। इसीलिए देखा होगा इस्लाम में, यानी कुरान, शराब को प्रतिबंधित बताता है। अब देखो, धर्म का सीधा कनेक्शन किससे हो गया? खान पान से। धर्म का सीधा कनेक्शन किससे हो गया? खान पान से। अब आपने कभी गौर देना, कुछ बच्चे इसमें इस्लाम वाले भी होंगे, इस्लाम धर्म से भी होंगे, हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज बताता हूं आपको, आपने देखा होगा जब इस्लाम में मुस्लिम बंदा कोई नमाज पढ़ने जाता है तो आपने देखा होगा हाथ को वो कैसे धोते हैं, हाथ को देखा होगा कैसे धोते हैं, मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ मैंने देखा है कुछ हद तक। कैसे धोते हैं? इस तरीके से, ऐसे पानी को यहां से लेते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब में पानी नहीं है, नदियां नहीं है, पानी नहीं है। जब पानी नहीं है तो हाथ को इस तरीके से ऐसे किया जाता है ताकि पूरे कम पानी में पूरा हाथ साफ हो जाए। इसीलिए देखना आप, इसीलिए देखना, इस्लाम में भगवान न करे कभी किसी की मृत्यु हो जाए तो इस्लाम में जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। मालूम है आपको? नहीं मालूम? इस्लाम में जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब में लकड़ियां नहीं थी, पेड़ ही नहीं थे, तो लकड़ी कहां से होगी? जब पेड़ नहीं थे तो लकड़ियां नहीं थी, अब लकड़ियां नहीं है तो डेड बॉडी को जला नहीं सकते, इसलिए वहां पर दफनाने का रिवाज है, और यही रिवाज हर देश में फैल गया। समझ आ रहा है? यानी कि कोई भी चीज, रहन सहन का देखो, धर्म से कनेक्शन हो गया, नहीं हो गया? बिल्कुल, रहन सहन का साफ साफ है। क्लियर है? क्लियर है? बताइए, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? समझ में आ रहा है आपको? है नहीं आ रहा? ये बताओ आप लोग, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा?
कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि हिंदी मीडियम में पढ़ाओगे इंग्लिश में? दोनों में, आप टेंशन मत लिया करो। मैं जो बोलता हूं वो हिंदी में भी बोलता हूं, इंग्लिश में भी, लेकिन बोलने का तरीका मेरा ऐसे ही होता है, लेकिन आपको समझ में आएगा। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होगा, ठीक है। ऐसे ही धर्म के आगे देखो रंग रूप, रंग रूप, रंग रूप। अब तुम रंग रूप में अगर देखोगे, रंग रूप में, तो भारत में लोगों का जो रंग रूप है वो एक प्रकार का मिक्सचर है, मिक्सचर। अब आप कहोगे मिक्सचर क्यों है? इसका एक फंडा बताता हूं। देखो यहीं पे मैं, एक मिनट, मान लो ये पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये जो है इक्वेटर है। इक्वेटर समझते हो, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आगे आएगा, एनसीईआरटी अब ज्योग्राफी की आएगी तब उसमें समझ आएगा। ये इक्वेटर है और ये सूर्य है, सूर्य मान लो सूर्य, तो सूर्य की सीधी किरणें इस पर पड़ती हैं, सीधी किरणें इस पर पड़ती हैं, तो यहां पर गर्मी रहती है, सही है। इसके ऊपर जो है, यहां पर दूसरा कलर करता हूं, देखो दूसरा कलर ये लगते हैं, यहां पर जो है उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा बोलते हैं। यहां पर जो है उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा बोलते हैं। अब सुनो, सूर्य की किरणें जो है वो इस हिस्से पर तो सीधी सीधी पड़ती हैं, लेकिन यहां पर जो पड़ती हैं वो पूरी नहीं पड़ती, और भारत जो आता है वो यहां पर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इसीलिए तुम देखा होगा साउथ इंडिया यहां पड़ता है, साउथ इंडिया में गर्मी बहुत पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे वहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ना कम हो जाती हैं। इससे क्या होता है, ऊपर की तरफ अगर आप चले जाओगे तो गर्मी पड़ना कम होगी, सर्दियां शुरू होती हैं। साउथ इंडिया में देखो तुम नीचे से, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यहां पर गर्मी बहुत पड़ती है, सर्दियां नहीं पड़ती। इसीलिए देखना वहां के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहां के लोगों में थोड़ा कालापन होता है। अब ऊपर की तरफ आओ, तुम ऊपर आओ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहां पर सर्दी गर्मी बराबर सी होती है, तो यहां पर जो लोग हैं वो थोड़े से काले से सांवले से हो जाते हैं, सांवले से। और ऊपर चलो, और ऊपर चलो, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इधर जाओ तो यहां पर सर्दियां बहुत पड़ती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश चले जाओ तुम, सर्दियां पड़ती हैं, तो वहां पर लोग गोरे गोरे दिखते होंगे बिल्कुल तुमको। जम्मू कश्मीर में जाओ, ऐसा लगता है फ्रिज में से निकल के आए, बिल्कुल गोरे छिट्टे से, लाल से पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दियां बहुत पड़ती है। समझ आ रही बात नहीं आ रही है आपका? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? और देखो इसी का फर्क यह पड़ता है कि लोगों की ड्रेस बदल जाती है। साउथ के लोगों में गर्मी बहुत पड़ती है, साउथ में, तो जब गर्मी पड़ती है तो लोग लुंगी पहनते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी में अगर जींस पैंट पहन के घूमेंगे तो बहुत नहीं गर्मी लगेगी, इसलिए लुंगी पहन लेते हैं। लुंगी को आराम से वो ऊपर कर लेते हैं, वो आप समझ गए होगे सब कुछ, है ना? क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। ऐसे ही रंग रूप का फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा? देखो साउथ इंडिया में चले जाओ तुम, ये यहां करते साउथ इंडिया, नहीं इसको हटाता हूं। देखो ये चलो एक मान लेते हैं इंडिया का मैप है, मान लेते हैं इंडिया का मैप है, ठीक है, चलो ये इंडिया का मैप है, ठीक है। अब इंडिया के मैप में यहां देखना तुम, यहां पर लोग काले काले से होंगे, काले काले से थोड़े, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा मैं, और ना ही किसी की आलोचना कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। यहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है तो थोड़े से लोग काले काले से होते हैं, है ना। यहां पर जाओगे सांवले सांवले से दिखाई देंगे, यहां पर जाओ गोरे गोरे होते चले जाते हैं। इधर चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाओ, बिल्कुल गोरे गोरे। क्यों? क्योंकि सर्दी बहुत है, बरसाती होती रहती है वहां पर। तो समझ में आए बात या नहीं आया? यानी कि ज्योग्राफी कहीं ना कहीं हमारे रंग को भी निर्धारित कर रही है। ये जो है लोगों में विभिन्नता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बताइए यहां तक कोई डाउट है? चले आगे, अब ऐसे ही आ जाओगे, ऐसे ही इधर ऊपर चलते हैं। भाषा हर तरह की भाषा अलग है। भारत में तो भाषा के आधार पर राज्य बने हैं, जैसे केरला में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल है, कर्नाटका में कन्नड़ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु, उड़ीसा में उड़िया, पश्चिम बंगाल में बंगाली, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, हरियाणा में हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी। आ रहा है ना समझ यहां तक? यानी कि हर एरिया के हिसाब से लैंग्वेज बदल रही है। मैंने बताया तो आपको करीब करीब 1650 से ज्यादा इंडिया में भाषा बोली जाती है। एक बार तो और एक बात बता दूं आपको, एक बार क्या हुआ था आपको मालूम है? 2004 में भारत में 26 दिसंबर 2004 में भारत में सुनामी आई थी, हिंद महासागर में सुनामी आई थी। उस सुनामी में एक परिवार ऐसा था, एक अकेला एक परिवार था। वही परिवार एक भाषा बोलता था और उस भाषा को बोलने वाला वही एकमात्र परिवार था। उसमें 2-3 लोग रहते थे। उस भाषा को सिर्फ वही बोल पाते थे और कोई नहीं बोल पाता था, कोई नहीं बोल पाता था, ठीक है। और वो परिवार सुनामी में बेचारा खत्म हो गया और वो भाषा ही विलुप्त हो गई हमेशा के लिए। ऐसे ही कभी तुम जाना, एक बताता हूं, कभी आप में से कोई अंडमान निकोबार कभी घूमने जाओ, कभी जाओ, जाने का मौका मिले कभी बाई चांस को, या नहीं जाओ तो वैसे नेट पे सर्च कर लेना। अंडमान निकोबार में बिल्कुल द्वीप के बिल्कुल एंड में एक जनजाति रहती है, शायद उसका नाम है, श्योर नहीं लेकिन जरवा जनजाति है, शायद श्योर नहीं, जरवा जनजाति शायद वो। वहां पर जरवा जनजाति है। अगर तुम कभी घूमने जाओ, मैं एक बार लास्ट टाइम गया था,
तो जरवा जनजाति जो है वो एक पर्टिकुलर एक आइलैंड पे रहती है, आइलैंड द्वीप पे रहती है। और जो पानी का जो जहाज होता है, हम पानी के जहाज से गए थे, तो पानी के जहाज को बीच रोक दिया ताकि द्वीप पर हमको जाने की एंट्री नहीं, आम जनता नहीं जा सकती उस द्वीप पर, क्योंकि वो जरवा जनजाति के लोग हैं, वो आज भी आदि मानव की तरह रहते हैं, है भारत के नागरिक, सब भारत के नागरिक हैं वो, लेकिन वो आज भी आदि मानव की तरह रहते हैं। वही पेड़ के पत्ते पत्ते पहनना, वही कंदमूल फल फूल खाना, आज भी बोल रहा हूं आपसे। वहां आम जनता को, सिविल जो हम लोग हैं, अपन लोगों को आज भी वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग हमसे कटे हुए हैं। तो आप जैसे जाओगे तो वो आप लोगों को ऐसा समझते हो बृहस्पति ग्रह से आए हो, वो मारने लगेंगे आपको, या आप उनके साथ उनके एनवायरमेंट में उनको इंटरफेयर करोगे। इसलिए सरकार ने इस पर बैन लगा रखा है, कभी जाओ तो आप जाना वहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से भाषा भारत में अलग प्रकार की है, भारत की विभिन्नता है। ऐसे ही भारत में बहुत सारे त्योहार है, धर्म है तो हर एक धर्म के हिसाब से त्योहार है? जैसे उदाहरण के लिए होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है। ऐसे ही इसमें आ जाओ, इस्लाम में आ जाओ, मुहर्रम है, ईद है। ऐसे ही सिख में आ जाओ, सिख में वहां पर एक वो त्योहार है यार, नाम नहीं आता, वो कौन सा होता है, आपको पता होगा, बताना यार। वो अरे यार जनवरी के महीने में होता है, सिख धर्म में एक पर्टिकुलर फेस्टिवल मनाया जाता है, नाम क्या है उसका, दिमाग से मिस कर गया। कोई बताना, कोई आप में से कोई होगा, याद होगा किसी को, माइंड से स्लिप कर गया। सिख धर्म में एक पर्टिकुलर एक त्योहार मनाया जाता है, अरे जिसमें यार वो रेबड़ी सी बांटते हैं, मतलब गजक बजक बांटते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो क्या बोलते हैं उसको, नाम ऐसे कुछ है, वो शुरू में पड़ता है यार, लोहड़ी है ना। तो हर धर्म में, ऐसे ईसाई धर्म में देखो तो आज भी मनाते हैं, आज भी देखा होगा तो 25 दिसंबर को एक त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही हर धर्म में अपने अपने कॉन्सेप्ट है, हर धर्म का अपना अपना कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, त्योहार कोई भी हो, सारे त्योहार इंसानों के लिए होते हैं। और त्योहार या जो फेस्टिवल मनाना शुरू किए गए थे, वो इसलिए मनाना शुरू किए गए थे कि ताकि हम सब मिलकर एक हो सके, ताकि अपन लोगों को अपनेपन का एहसास हो, अपन लोगों को अपनापन, मानवता आई। इसीलिए देखना, आपको एक बात बताऊं, एक त्योहार है होली, और ठीक है, और एक त्योहार है रमजान, ठीक है, और एक त्योहार है दिवाली। दिवाली सामान्यतः दूसरे तरीके लिखता हूं, रुको, नहीं देखें, देखिए, एक त्योहार है दिवाली और एक त्योहार है रमजान। आप देखना, रमजान इस्लाम धर्म में मनाया जाता है, लेकिन रमजान में पहला शब्द जो आता है वो राम आता है। दिवाली में जो आखिरी का 3 जो डिजिट है, मतलब वर्ड है, वो देखना आप, उसमें अली आता है। यानी कि होली हो या दिवाली हो या रमजान हो या ईद हो, कुछ भी हो, ये जो थे, ये किसी को भी ये आइडेंटिफाई नहीं करते कि तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम हो। हर त्योहार सबके लिए होता है, हर त्योहार सबके लिए होता है, चाहे वो हिंदू, कोई भी त्योहार हिंदुओं का नहीं होता, मुसलमानों का नहीं होता। त्योहार जो होते हैं अपने लिए होते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए होते हैं, ताकि हम सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह सकें, मानव में एकता आ सके। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये सोशल मीडिया का जो दौर है, सोशल मीडिया मतलब सामाजिक मीडिया का दौर है, इसमें त्योहारों में आजकल लोगों को दूर कर दिया है। दिवाली है, माँ बाप भाई बहन सब बैठे, लेकिन अपना अपना मोबाइल लेके बैठे हैं। मतलब पता चल रहा है कि त्योहार में हम सब एक है, लेकिन उसके बाद भी दूर हैं। अब त्योहार ऐसे होने लग गए। अब होता क्या, कोई भी फेस्टिवल होता है, हम सब उसी व्हाट्सएप पे कर लेते हैं, हैप्पी ईद, हैप्पी दिवाली, हैप्पी रक्षाबंधन। कोई भी आपस में, अब देखा होगा बहुत सारे लोग तो मिलने नहीं आते। आप में से कुछ बच्चे गांव देहात से होंगे, मैं खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से, मुझे पता है। आज भी मेरे गांव में तो आज भी होता है ये, आपके गांव में भी होता होगा। जब होली होती है ना, तो शाम को सब के सब, पूरा का पूरा गांव इकट्ठा होकर हर एक घर में मिलने जाता है, हर एक घर में मिलने जाता है। पहले इनके घर में भी जाओगे, वहां भी जाओगे, दूसरे घर में जाओगे, सबको हर एक घर में थोड़ा थोड़ा कुछ खाने को भी मिलता है। आज बताओ, आज की डेट में गांव में होता है, मैं मानता हूं, लेकिन आज बहुत हद तक ये कल्चर खत्म होता जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया हम लोगों को आप दूर कर रही है। तो सोशल मीडिया का फायदा भी है, लेकिन सोशल मीडिया के बहुत सारे नुकसान भी है। क्लियर है, बताइए, यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। ऐसे ही क्षेत्रीय विभिन्नता है, रीजनल वेरिएशन है। बहुत सारे राज्य हैं अलग अलग, बाउंड्री अलग अलग राज्यों की है, वहां कल्चर ही अलग अलग है। एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक राज्य है भारत में गुजरात और एक राज्य है भारत में महाराष्ट्र, ठीक है। इन दोनों राज्यों में अलग अलग कहानी है। फॉर एग्जांपल, गुजरात में अगर देखेंगे, गुजरात में तो शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है, शराब पर पूरी तरह बैन लगा है।
और महाराष्ट्र भारत का एक ऐसा राज्य है जहां तंबाकू के पदार्थों पर बैन लगा हुआ है, जबकि अगर देखा जाए तो ये नशीले पदार्थ है, तंबाकू के उत्पादन है, कोई भी उत्पादन है, इन सब पे तो पूरे भारत में बैन लगना चाहिए। अब अपन लोग क्या करते हैं, अपने यहां पर, अपने इंडिया में एक कल्चर है, एक संस्कृति है, एक सुना होगा तुम लोगों ने, हमारे यहां पर एक अतिथि देवो भव, कि हमारे लिए अतिथि जो होता है, वो मेहमान जो होता है भगवान के बराबर होता है, सही है ना। लेकिन अभी आपने देखा, अभी विदेश से एक कपल आया था, स्पेन एक देश है, स्पेन से एक कपल आया था, एक पति और पत्नी आए थे घूमने के लिए, और वो वर्ल्ड टूर पर निकले थे मोटरसाइकिल से, दोनों की अलग अलग मोटरसाइकिल थी, और वो सऊदी अरब, इराक, ईरान, पाकिस्तान से होते हुए भारत में एंट्री करी और बांग्लादेश गए, और बांग्लादेश के बाद इंडिया आए, और इंडिया के झारखंड में रात में एक दुमका नाम का शहर पड़ता है, दुमका नाम का शहर पड़ता है, गांव में, मतलब टेंट लगा के रात में पति पत्नी दोनों रह रहे थे, और 7 लोगों ने उस लड़की के साथ में एक ऐसा काम कर दिया, इसके शब्द को बोल नहीं सकता मैं यहां पर, अभी वर्तमान में वायरल हो रहा है। 7 लोगों ने उस लड़की के साथ टॉर्चर किया, और फिर उसके बाद बोला दंपत्ति जो है नेपाल गई। सोचो, जब सऊदी अरब, इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए भारत आ गए, मतलब पाकिस्तान से सेफ होकर निकल आए वो, और इंडिया में आके उनके साथ अत्याचार हो गया। यानी कि इससे अच्छा तो देखा था पाकिस्तान के लोग हैं जिन्होंने मेहमान का सम्मान किया, लेकिन अपन ने, हमारे कोई मेहमान आया तो हमने उसी के साथ अत्याचार कर दिया। अब इंडिया की इमेज उन 7 लोगों की वजह से कैसी बन रही होगी इंटरनेशनल मार्केट में। और उस कपल ने पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे ये बात बताई, तो निश्चित रूप से भारतीयों के लिए एक शर्मनाक बात है ये। हमारी यहां पर चीजें हैं, लेकिन अपन लोग क्या करते हैं, हम ऐसे भारत के 100% लोग हैं, 100% में से 5% लोग खराब हैं, और उन 5% की वजह से भारत का नाम इंटरनेशनल मार्केट में बदनाम होता है। तो मेरी तो सरकार से गुजारिश है कि सामान्यतः जो बलात्कार के केस होते हैं, या सामान्यतः जो ऐसे जघन्य अपराध होते हैं, इनमें फांसी की सजा होनी चाहिए, और ऐसे केस में सुनवाई शीघ्र से शीघ्र हो, उनको तुरंत राहत मिले। लेकिन इंडिया में नहीं है यार ये। इससे बेहतर तो सऊदी अरब है, वहां पर अगर ऐसा कोई घटना होती है ना, तो सीधा टपका देते, खत्म कहानी। समझ में आ रहा है? तो ये मैंने जो था एक इंट्रोडक्टरी क्लास दी थी आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इस तरीके से पढ़ेंगे, मैंने अभी कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे नहीं है। मैं बिल्कुल डायग्राम बनवाया करूंगा यहां पर, और हर चैप्टर का डायग्राम मैं ही खत्म करूंगा पूरा चैप्टर, और उसमें लिखवा दिया करूंगा आपको। बस आप वो नोट्स बनाते रहना, और उसमें क्या करना है, एक कॉपी ले लेना, मान लो ऐसी कॉपी ले लेना, रजिस्टर सा स्पाइरल कर लेना इसको, ठीक है, और बनाते रहना। मतलब 6वीं क्लास का पहला चैप्टर इतने में पढ़ने में, फिर दूसरा चैप्टर, तीसरा पढ़ना, ऐसे करके पता पड़ेगा 6वीं क्लास इतने में हो गई, 7वीं क्लास इतने में हो गई, 8वीं क्लास इतने में हो गई। इस तरीके से एक रजिस्टर में पॉलिटी पूरी कंप्लीट, एक रजिस्टर में ज्योग्राफी, एक रजिस्टर में हिस्ट्री, एक रजिस्टर में ये, ऐसे करके 5 से 7 रजिस्टर बनेंगे, और एनसीईआरटी कंप्लीट। जब मन करा कि तो इसे खोल के देख लिया करना। तैयार हो गई? समझ में आ गया? आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास दी थी, एप्लीकेशन पर भी दी है, और यूट्यूब पर भी दी है। अब कल संडे है, कल तो क्लास ऑफ है, संडे को तो आप भी राहत ले लो, रेस्ट ले लो, है ना। मंडे से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से, पूरे तरीके से। जो यूट्यूब पर बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं, वो बता दूं ये क्लास कहां चलेगी। एक कुमार एडुटेनमेंट ऐप है। कौन सी एप्लीकेशन है? कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन पर कुमार एडुटेनमेंट ऐप है, और इस एप्लीकेशन पर यह क्लास लाइव चल रही। 7 से 8 का इसमें टाइम हुआ करेगा। 100 रुपए फीस है आज के लिए इसमें। 100 रुपए में जितना लेना है जिसको ले लेना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो, ठीक है। 1947 में आप सबको स्वतंत्रता मिल चुकी है। और हाँ, कल आपका लाइव क्विज होगा, लाइव क्विज 8 बजे होगा। पहले विजेता को 10,000 रुपए, दूसरे को 5,000, तीसरे को 2,000 मिलेंगे, और अगले 7 विजेताओं को, मतलब पहले को 10,000, जो सबसे पहले आंसर देगा उसको 10,000, दूसरे वाले को 5,000, तीसरे वाले को 2,000, और जो अगले 7 होंगे, जो 7 होंगे, 3 के बाद जो 7 और होंगे, उनको 500-500 रुपए का इनाम मिलेगा। कल होगा लाइव क्विज, करेक्ट 8 बजे। आप सभी के सभी भारी संख्या में आइएगा, और इनाम तुरंत के तुरंत ऑन द स्पॉट दिया जाएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं इसमें पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, आप टेंशन मत लो। जब मैं पढ़ाता हूं ना, तो नोट्स वोट की टेंशन नहीं आती आपको, मैं हूं ना। क्लियर हो गया? कल मिलते हैं अपन, सॉरी कल तो संडे है, परसों मिलेंगे अपन सेम एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का नाम ये रहा, एप्लीकेशन पर मिलेंगे अपन शाम को करेक्ट 7 बजे, और रेगुलर क्लास चलेगी, और 6वीं क्लास का पहला चैप्टर से शुरू करूंगा। क्लियर है? कॉपी नहीं ले लीजिएगा आप, बिना लाइनों वाली, ठीक है। कल मिलते हैं, वो सॉरी परसों मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।